हालचाल कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आज लेक्चर नंबर है 13, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉ। बच्चों मैं बहुत बेसिक से और एक एक चीज को समझा करके लिख लिख करके पढ़ा रहा हूं। आप हर बार मुझे देखे होंगे मैं पीडीएफ को लेकर के, बच्चों आप समझते हैं पढ़ाना बहुत आसान है, अंडरलाइन कर करके, और बहुत जगह ऐसा होता है जो कि गलत तरीका है। क्योंकि अगर बच्चे को उस क्लास में वो फील नहीं आया, एक एक शब्द जब लिखा जाता है बच्चों, तो आपका माइंड एक्टिवेट हो जाता है। वहीं पर पहले से लिखी बात का आपका माइंड जो होता है वो कम कवर करता है। इसलिए प्यारे बच्चों मैं लिख लिख करके पढ़ाता हूं, इसको अनदेखा बिल्कुल भी ना करें, बल्कि मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठे और जब बातों को समझ जाए तो उसे लिखने का प्रयास करें, जितनी बातें छूट जाए। क्योंकि जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड में पहुंचता हूं तो फिर आपको ये नहीं कि पहले स्लाइड का देखना है कितना, ठीक है, उसके अंतराल का एक छोटा सा पेज छोड़ करके फिर अगली हेडिंग को डाल लेना है, ताकि जब फाइनल पीडीएफ पहुंचे तो आप उन चीजों को थोड़ा सा रिकवर करके जल्दी से नोट्स बना लो। इसलिए प्यारे बच्चों आपका मेरे साथ में जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब एक एक चीज को लाइव लेक्चर में मेरे साथ डिस्कस करते हो, मैं देखता हूं मेरे साथ हमेशा वे बच्चे जुड़ करके अपनी नोट्स बना रहे हैं, अपना टारगेट सेट किए हुए हैं कि सर मुझे भी इस बार 95 प्लस लाना है फिजिक्स में हर हाल में। तो प्यारे बच्चों जरूर कठिन समय होता है, लगता जरूर कठिन है कि सर फिजिक्स बड़ी टफ है, बट बच्चों जब धीरे धीरे आप इस पे जुड़ने लगते हो, जब इस पे इंटरेस्ट लेने लगते हो, यही चीजें आपको आसान लगने लगेंगी, ठीक है। क्योंकि प्रयास इतना करना है और अभ्यास इतना करना है कि हमारे परिणाम बहुत बेहतर हो। प्यारे बच्चों आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है, आप सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। गुड इवनिंग माय डियर ऑल। बच्चों आप सभी को पता है कि हमने जितना भी अभी तक पढ़ाया है वो आपको समझ में जरूर आया होगा इस चैप्टर से रिलेटेड विद्युत धारा। बच्चों विद्युत धारा में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है किरचॉफ के नियम। सबसे ज्यादा मैंने किसी भी लेक्चर में ऐसे ऊपर थंबनेल में मैंने ये नहीं लिखा होगा कि इंपॉर्टेंट, ये लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जान लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने एक ऐसी युक्ति बनाई जिसकी सहायता से हम जटिल वैद्युत परिपथों को हल कर सकते हैं। जटिल वैद्युत परिपथों को ऐसे तो हम ओम के नियम से हल कर लेते हैं, V = IR, ओम के नियम से, लेकिन बच्चों किरचॉफ के नियम से जटिल विद्युत परिपथों को हल किया गया। जहां पर एक से अधिक प्रतिरोध लगे हों, जहां पर एक से अधिक सेल लगे हों, वहां पर प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं? किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करते हैं, किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। बात समझ गए? तो आज की क्लास बहुत शानदार रहने वाली है। आई होप आप लोग बिल्कुल तैयार हो अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करने की जरूरत है मेरे इस लेक्चर पर। आइए तो बच्चा पार्टी आप लोग हेडिंग क्या लगाओगे? किरचॉफ के नियम। क्या हेडिंग लगाओगे? किरचॉफ के नियम। बच्चों जो लोग बोल रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल कब होंगे, जैसे ही बच्चों थ्योरी खत्म होगी मैं आपके न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। किरचॉफ के नियम कहीं कहीं पर बच्चों आपकी बुक में हो सकता है लिखा होगा किरचॉफ, ऐसा भी लिखा होगा किरचॉफ, ठीक है। किरचॉफ या किरचॉफ के नियम, मतलब उसे किरचॉफ भी बोला जाता है। हिंदी उच्चारण कभी कभी बच्चों अलग अलग हो जाता है, कभी कभी हिंदी उच्चारण अलग हो जाता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है बच्चा पार्टी, किरचॉफ्स लॉ। चलो आप अपनी कॉपी में लिखो, पहले लिख लो भाई, अरे लिख लो, हाँ लिख लिया। किरचॉफ के नियम बच्चों 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने इन नियमों को बनाया, ठीक है। किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथों को हल करने के निम्नलिखित 2 नियम दिए। एक होता है किरचॉफ का प्रथम नियम और एक होता है द्वितीय नियम। तो पहले लिख रहा हूं और सारी बातें समझाते भी चलूंगा। किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में, कब बच्चों? 1842 ईस्वी में जटिल वैद्युत परिपथों को हल करने के लिए, जटिल वैद्युत परिपथों को सरल करने के लिए, जटिल वैद्युत परिपथों को हल करने के लिए, ऐसा लिख दो, हल करने के लिए निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। हल करने के लिए निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए, मतलब 2 नियम दिए। कौन से 2 नियम दिए बच्चा? पहला नियम इनका कहलाता है संधि का नियम या प्रथम नियम। क्या कहते हैं बच्चों? प्रथम नियम। और संधि नियम इनका क्या है? प्रथम नियम, या इसे ही बच्चों कहते हैं संधि का नियम।
इसे ही बच्चों क्या कहते हैं, संधि नियम या संधि का नियम। ठीक है, संधि नियम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रथम नियम भी बोल सकते हो और संधि नियम भी बोल सकते हो। मतलब बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ। फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ और जंक्शन लॉ। फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ। फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ क्या है सर? अब ये नियम सर हमें सिखाइए। आज मैं पूरी बातें, पूरी डेरिवेशन रोज की तरह सर इसी क्लास में याद करके जाना चाहती हूं सर। पूरे क्लास में मैं ये चीजें आज सीख करके यहीं पर खत्म करके जाना है, मुझे बाद में रिवाइज ही न करना पड़े। तो बिल्कुल संधि का नियम बच्चों, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, जंक्शन रूल। क्या बच्चों इस नाम को आपने पहले कभी देखा है? क्या आपने रेलवे स्टेशन से संबंधित इस नाम को सुना है? रेलवे जंक्शन क्या नाम सुना है? हाँ, कई दिशाओं से ट्रेनें आती हैं, कई दिशाओं से ट्रेनें जाती हैं, वही होता है जंक्शन। कौन सा जंक्शन है भैया? ये दरभंगा जंक्शन है। ये कौन सा जंक्शन है? पटना जंक्शन है। जंक्शन में बच्चों कई दिशाओं से ट्रेनें आती हैं और कई दिशाओं में ट्रेनें निकलती हैं। वैसे ही प्यारे बच्चों परिपथों में भी होता है। आपने देखा होगा कई खंबे पर, अरे भैया बाप रे इतने ज्यादा तार निकले होते हैं कि पूछो मत। एक खंबे से जैसे जाला, जैसे मकड़ी का जाला, इतने तार निकले होते, इतने तार, एक खंबे से इतने तार निकले होते। एक खंबे में कहीं से धारा आ रही है और कहीं से धारा जा रही है, चारों तरफ। तो वहां पर बच्चों ऐसे परिपथों को हल करने के लिए किरचॉफ का नियम आया और किरचॉफ सर ने कहा कि किसी एक बिंदु पर कई दिशाओं से धाराएं आ रही हैं और कई दिशाओं से धाराएं जा रही हैं, कई दिशाओं से धाराएं आ रही हैं, कई दिशाओं से धाराएं जा रही हैं। मान लो ये कोई बिंदु O है, ये संधि बिंदु है, ठीक है, और इसमें से ये धारा I1, ये धारा I2, ये धारा I3, ये धारा I4, ये धारा I5। तीर से, तीर की दिशा जो इसमें चिन्ह लगे हुए तीर वाले, इन दिशाओं से आप पता लगा सकते हैं कि कौन धारा संधि की ओर आ रही है और कौन सी धारा संधि से दूर जा रही है। ठीक है, तो किरचॉफ सर ने कहा कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर या किसी संधि पर मिलने वाली कितनी भी धाराएं, चाहे वो आ रही हो चाहे जा रही हो, वैद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समझ में आई बात? किसी भी बिंदु पर हो, सभी बिंदुओं पर, मतलब किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। यही उन्होंने कहा किरचॉफ सर ने। तो हम इस बात को यहां पर लिख सकते हैं, इस बात को मैं यहां पर लिख सकता हूं। मैं इसको इधर ले आता हूं। भाई चित्र, तुम इधर आ जाओ। भाई चित्र जी, इतने सम्मान से मैंने आपका नाम लिया है, सोच लो इतने सम्मान से आपको कोई नाम लेगा? हमने चित्र जी बोल दिया। ये कौन है? चित्र जी हैं। अच्छा, तो यहां पर बच्चों संधि नियम क्या? सबसे पहले किरचॉफ के थॉट को लिखेंगे कि किसी वैद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में किसी संधि पर, ऐसा भी लिख सकते हो। किसी शब्द बाद में लिखो, कोई जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई। विद्युत परिपथ के, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर या किसी संधि पर, संधि मतलब जहां पर दो या दो से अधिक धाराएं मिल रही हो उसे संधि बोलेंगे। विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय मतलब अलजेब्रिक सम, क्योंकि विद्युत धारा अदिश राशि है तो बीजगणितीय योग नियत रहता है। क्या रहता है? बीजगणितीय योग नियत रहता है किसी भी परिपथ में हो बच्चों, या कह लो बीजगणितीय योग शून्य होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये बात भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त। बीजगणितीय योग शून्य होता है, बिल्कुल सही बात है, यही लिखना ज्यादा उचित भी है। किसी भी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? अब यहां पर ये चिन्ह, मैंने एक चित्र बनाया है जिसमें I1, I2, I3 धाराएं देखो बिंदु की ओर, बिंदु O की ओर जा रही हैं, और I4, I5 देख सकते हो तीर बाहर की ओर है, मतलब ये दोनों धाराएं बाहर जा रही हैं। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार
जो संधि की ओर धाराएं आती हैं उन्हें धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। तो इस बात का जिक्र बच्चों नोट पॉइंट में लिखने होगा। क्या लिखना होगा? चिन्ह परिपाटी के अनुसार। किसके अनुसार बच्चों? चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या? संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक। चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक, संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक, संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक, धाराओं को धनात्मक धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। संधि से दूर जाने वाली धाराओं को क्या लिया जाता है बच्चों? ऋणात्मक लिया जाता है। ऋणात्मक लिया जाता है। संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। यह चीज याद रखो। इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? गौर करना। संधि की ओर कौन? चित्र से, चित्र में बताओ, चित्र में बिंदु ओ पर, चित्र में संधि ओ पर, बिंदु का मतलब यहां पर क्या है? संधि। संधि ओ पर क्या है? आने वाली धाराएं I1 I2 I3 है तो इनको धनात्मक लेंगे। I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इनको क्या बच्चों? प्लस में लिया है। जबकि I4 और I5 ये ऋणात्मक लेंगे। क्यों? क्योंकि ये संधि से दूर जा रही हैं। तो माइनस का I4 माइनस का I5 टोटल इज इक्वल टू 0। ये टोटल इज इक्वल टू क्या होगा? 0। यही बच्चों संधि का नियम है। यही संधि का बच्चों क्या है? नियम है। समझ में आई बात? यहां पर ये जो नियम लिखा हुआ है कि विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसके लिए बच्चों आप लिख सकते हो कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, मतलब टोटल नेट धारा क्या होती है बच्चों? 0 होती है किसी बिंदु पर। यही संधि का नियम है। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। ये इतनी बात आपको लिखनी होगी। ये इतनी बात आपको लिखनी होगी। हम इस सूत्र से एक चीज और निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये चीज समझ में आई आप लोगों को? ये जो मैंने सूत्र नीचे लिखा है देख सकते हो। I1 I2 I3 इस बिंदु O पर क्या आ रही हैं? बाहर से आ रही हैं। दिशा मतलब थोड़ा सा चित्र बड़ा कर दे क्या? चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर दे क्या? अब बताओ। I1 I2 I3 ये बाहर से आ रही हैं बिंदु O पर, और I4 I5 देख सकते हो बाहर की ओर तीर लगे हुए हैं, मतलब संधि से दूर जा रही हैं। तो इनको ऋणात्मक लिखेंगे और उनको धनात्मक लिखेंगे। ये रूल बताया किसने? रूल बताया ये किरचॉफ सर ने बताया। किरचॉफ सर ने ये बात हम लोगों को बताई, और तब जाकर के हम किसी एक ही बिंदु से कई दिशाओं में विद्युत परिपथ को डिवाइड भी कर पाए, कई दिशाओं में विद्युत धाराओं को भेज भी पाए, जब ये नियम आ गए। तो किरचॉफ सर ने ये नियम 1842 ईस्वी में दिया जटिल वैद्युत परिपथों को हल करने के लिए। दो नियम प्रतिपादित किए, जिनमें से प्रथम नियम है संधि का नियम। अब आगे बात करते हैं इस सूत्र से बच्चों। अगर मैं I1 I2 I3 क्या लिखा हुआ, आगे चलते हैं समझाते हैं। लिखा है बच्चों सूत्र I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस का I4 और माइनस का I5 बराबर में 0 है। और ये दो नियम सीख लिए ना तो आपके एग्जाम में 5 अंक पक्के हैं। 5 अंक पक्के हैं, ये जान लो। ये माइनस I4 माइनस I5 बच्चों उधर भेज दीजिए, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर में बच्चों क्या होगा? I4 माइनस का जो है उधर गया तो प्लस का, और प्लस का I5। इससे क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? इससे भी एक नियम और बन गया। एक बात और हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी संधि में आने वाली धाराओं का योग, किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। भी सिंपल बात है। मतलब परिभाषा का ही दूसरा रूप हो गया कि किसी संधि पर वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर, वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर, एक परिभाषा और, वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर आने वाली धाराओं का कुल योग, आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली, आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। धाराओं के योग के बराबर होता है। धाराओं के योग के बराबर होता है।
हो गया। वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। क्लियर हुआ? संधि में पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। और सबसे बड़ा और नोट पॉइंट बच्चों ये है कि यह सिद्धांत, यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। इसको लिख लेना बहुत जरूरी है। यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। यह नियम बच्चों किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। बहुत ज्यादा पूछा गया, एग्जाम में आता है। यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। इस वर्ड को याद रखना। यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, इसे जो है धारा का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे धारा का नियम भी कहते हैं। इसे धारा का नियम भी कहते हैं। धारा का नियम भी कहते हैं। क्लियर? धारा का नियम भी कहते हैं। ये बातें आप नोट कर लेना क्योंकि ये चीजें जरूरी हैं। यह आवेश संरक्षण पर आधारित है और इसे धारा का नियम भी कहते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हुई बात? ठीक है, अब बच्चों चलते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम पर। और किरचॉफ का नियम मैंने फिर बताया, आपको मेरे साथ में लिख करके याद कर लेना है। आज के आज कोई भी पूछेगा तो आप डेफिनेटली सबसे ज्यादा मजबूती के साथ जवाब दोगे और ये चीज समझाओगे। मैंने अभी बच्चों इस नियम को समझाया, आपको बताया कि जंक्शन शब्द पहले भी आपने सुना होगा। बच्चों रेलवे स्टेशन जो होते हैं ना, रेलवे स्टेशन वो जंक्शन नहीं है। आपको समझाता हूं। अगर बच्चों स्टेशन शब्द लिखा हुआ है, स्टेशन, इसका मतलब बच्चों होगा एक ही रेलवे लाइन है वहां पर। अब ये नहीं कहते ना कि सर हमारे यहाँ स्टेशन में सर एक नहीं दो दो रेल पटरियां बिछी हुई, स्टेशन में बिछी होंगी भले, लेकिन आगे जाकर के वो एक ही पटरी हो गई होगी, आगे जाकर के वो एक ही रेलवे लाइन उस दिशा में है। इसका मतलब ये होता है उन्हें स्टेशन ही बोला जाएगा। जंक्शन बच्चों वो होते हैं जहां पर एक से अधिक दिशाओं में ट्रेनों को भेजा जा सकता है। यहां भी इस दिशा में चली गई ट्रेन, ये कहां पर? ये चली गई पटना से बनारस के लिए, ये चली गई पटना से नेपाल के लिए, ये ट्रेन चली गई पटना से सिलीगुड़ी के लिए, ये पटना से चली गई कहां? कोलकाता के लिए। तो ये जो ट्रेनें बच्चों हैं, ये इस बिंदु पर क्या कहलाएगा? पटना को जंक्शन कहा जाएगा। सेंट्रल, दिल्ली सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल, जो है ना, जो बच्चों सेंट्रल होते हैं वहां पर पूरे देश की ट्रेनें जाती हैं। ट्रेन मतलब किसी भी ट्रेन जो अगर वो लंबी यात्रा तय करती है तो वो उस स्टेशन से, उस सेंट्रल से होकर के जरूर जाएगी। पूरे भारत को जो कनेक्ट करके रखता है वो सेंट्रल होते हैं। वो क्या होते हैं? सेंट्रल होते हैं, याद रखिएगा। तो ये बच्चों हो गया जंक्शन, है ना। तो कई दिशाओं से ट्रेनें आती हैं तो मिलती हैं। ठीक वैसा ही बच्चों ये भी है कि किसी बिंदु पर कई दिशाओं से आकर के धाराएं मिल रही हैं, कई दिशाओं पर धाराएं जा रही हैं, तो उस बिंदु को हम संधि कहते हैं। और ऐसे नियम जिससे बना उसे हम संधि का नियम कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्लियर? समझ गए होगे, इतनी बात समझ गए होगे। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, कौन सा? किरचॉफ के द्वितीय नियम का। क्या चर्चा करेंगे? किरचॉफ के द्वितीय नियम का, जिसे हम लोग बच्चों लूप का नियम भी कहते हैं। चलिए आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए। सबसे पहली बात हेडिंग लिखिए, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, या बच्चों इसे ही बोलते हैं लूप का नियम, लूप या बंद पाश का नियम, बंद पाश का नियम, बंद पाश का नियम। सोचो, मतलब ये सब शब्द यूज किए जाते हैं, तो मैंने इतनी बड़ी बातें इसलिए लिख दी कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। कहीं पर बोल दिया जाए ये, कहीं पर बोल दिया जाए वो, तो कहोगे कि सर ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं आपने, हम क्या करें। तो द्वितीय नियम या बंद पास का नियम, लूप का नियम, जो भी नाम लिया जाएगा आप समझ जाना, ये किरचॉफ के द्वितीय नियम की बात कर रहे हैं। क्या होता है बच्चों बंद पास का नियम की? ये तो पहली बात तो धारा वहीं पर प्रवाहित होगी जहां पर पूरा बंद परिपथ बन जाएगा। और कहीं पर भी बंद परिपथ बन रहा हो, वो वृत्ताकार है, वो आयताकार है, वो वर्गाकार है, तो बंद लूप, ठीक है, बंद लूप, उसमें प्रतिरोध बहुत सारे लगे हुए हैं, उसमें बहुत सारे सेल लगे हुए हैं। तो हम ऐसे परिपथों को कैसे हल करेंगे? जैसे बच्चों एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। एक सेल ये है, ठीक है, इसमें ये बाह्य प्रतिरोध एक जुड़ा हुआ है। एक सेल बच्चों यहां पर मैं जोड़ दे रहा हूं, ये, इसमें भी एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। एक बच्चों क्या बाह्य प्रतिरोध और जुड़ा हुआ है।
प्लस माइनस, ये प्रतिरोध बच्चों R1, ये प्रतिरोध R2 और ये प्रतिरोध R3, ये E1, ये E2, 2 सेल लगे हैं। ध्यान दो बस, अभी पहली मेरी बातों को सुन लो। अब देखो ये कैसे हल करोगे। अगर बच्चों केवल एक सेल होता तो हम बता देते V इक्वल टू IR या V इक्वल टू E माइनस IR, हल कर लेते। एक आंतरिक प्रतिरोध, एक बाह्य प्रतिरोध, तो हम इसको ऐसी इन चीजों से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से अधिक सेल हो रहे हैं तो इससे धारा प्रवाहित हो रही है I1, इससे धारा प्रवाहित हो रही है I1, इससे धारा, इस सेल से धारा प्रवाहित हो रही है I2। ये I1 I2 धाराएं यहां पर इस बिंदु पर मिल जाएंगी, तो टोटल धारा यहां पर कितनी होगी, I1 प्लस I2 हो जाएगी, है ना। और ये धारा बच्चों यहां से होकर के जाएगी, इस तीसरे प्रतिरोध से कितनी धारा जा रही है, इस प्रतिरोध से धारा जा रही है I1 प्लस I2। ये धारा इस तीसरे प्रतिरोध से होकर के जब यहां पर जाएगी तो बच्चों फिर धारा बट जाएगी। और धारा का एक नियम है, जिस सेल से जो धारा प्रवाहित हुई थी वो धारा अपने ही सेल में लौट जाती है। जैसे यहां पर I1 धारा इस सेल से आई तो ये I1 धारा जो होगी वो अपने ही सेल के पास लौट जाएगी I1 धारा, और I2 धारा इस सेल से आई थी तो I2 धारा लौट करके अपने ही सेल में चली जाएगी, ये I2 धारा होगी। इस प्रकार से समझ में आई बात। तो अभी मैंने ये सिर्फ धारा का क्रम बताया, मैं ये बता रहा हूं ये इस प्रकार का जटिल वैद्युत परिपथ बन गया है कि इसे हल करना आसान नहीं है, इसे ओम के नियम से हल कर पाना आसान नहीं है। इसलिए बच्चों किरचॉफ सर ने एक नियम दिया जिसे द्वितीय नियम या लूप का नियम कहते हैं, और इसमें मतलब बंद परिपथ होना चाहिए। और एक बात ये भी जान लो, अगर खुला परिपथ हुआ, ये देखो, अगर एक ये क्या है बच्चों, सेल है, ठीक है, ये प्रतिरोध लगा हुआ है, ये लो, ये E, ये R। अब बताओ, इसको गणना करिए, ओम का नियम लगाइए। बच्चों बंद पास ये है नहीं, इसमें धारा प्रवाहित होगी नहीं, तो हमको इसकी गणना करके करना क्या है, विद्युत वाहक बल जो है वो अपने आप में बना रहेगा। जब तक पूरा परिपथ सर्किट जुड़ेगा नहीं, दोनों सिरे जुड़ेंगे नहीं, तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। याद रखना, हमेशा पूरा परिपथ बनना चाहिए। तो इस वजह से बच्चों याद रखो, और परिपथ जहां बन गया वहां लूप बन जाएंगे, और जब लूप बन जाएंगे तो हम वहां किरचॉफ का नियम लगा सकते हैं, द्वितीय नियम। तो किरचॉफ सर ने कहा कि वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत सेल, सभी चाहे जो कुछ लगाओ, तो वैद्युत प्रतिरोधों तथा वैद्युत सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास या लूप में लगे विभिन्न अवयवों के सिरों पर वैद्युत विभव का बीजगणितीय योग नियत रहता है। ये इनका द्वितीय नियम है। फिर से सुनो, इन्होंने कहा कि वैद्युत प्रतिरोधों 1 2 3 तथा वैद्युत सेलों 2 सेल से सम्मिलित किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों पर वैद्युत विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है या बीजगणितीय योग नियत रहता है। हम ये चीज लिख सकते हैं। यही बच्चों इनका द्वितीय नियम भी है, ठीक है। चलो लिखे। तो वैद्युत प्रतिरोधों, जो बात मैंने बोली वही लिखूंगा, वैद्युत प्रतिरोधों तथा वैद्युत सेलों तथा वैद्युत सेलों से सम्मिलित वैद्युत प्रतिरोधों तथा वैद्युत सेलों से सम्मिलित, मतलब इससे मिलकर के बना है कोई एक पूरा परिपथ। तो वैद्युत प्रतिरोधों एवं वैद्युत सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास या लूप कह लो, ये बंद पास भी हो सकता है। लूप बच्चों वो होता है जो चारों ओर से आकृति बंद हो, तो यहां 2 लूप है, एक ये एक ये। तो किसी बंद पास या लूप के विभिन्न अवयवों के सिरों पर विभवांतर, लूप के विभिन्न अवयवों के सिरों पर विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है, वैद्युत प्रतिरोधों एवं वैद्युत सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास या लूप के विभिन्न अवयवों के सिरों पर विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब इसके सिरों का विभव, 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 सभी के सिरों के विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों होगा सिग्मा V इक्वल टू 0, या इसे ही प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं सेलों का कुल विद्युत वाहक बल सभी अवयवों में लगे
कुल विभवों में खर्च हुए विभव के योग के बराबर होता है सिग्मा आई आर। इन दोनों तरह से ही लिखा जाता है, याद रखना। हो सकता है आपकी बुक में ये लिखा हो बच्चों, तो ये मत कहना कि सर आपने तो ये नहीं बताया था दूसरा वाला। ना भैया ना, ऐसा मत बोलना, क्योंकि मैंने हर तरह से सिखाने का प्रयास किया है। मैं हमेशा चीजों को कुछ भी कमी नहीं रहने देना चाहता, हर एक चीज सिखाना चाहता हूं। ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है, या चाहे सिग्मा v इज इक्वल टू 0 या सिग्मा e इज इक्वल टू सिग्मा आई आर भी लिखा जा सकता है। यही है बच्चों बंद पास या लूप का नियम। इसे विभव का नियम भी कहते हैं, और यह बच्चों ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसे क्या कहते हैं? विभव का नियम भी कहते हैं, और यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लिख दें, इसे विभव का नियम भी, इसे विभव का नियम भी कहते हैं। 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 यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। हमेशा के लिए याद रखें, यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। हो गया बच्चों, यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इतनी बातें जो हैं ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है? यह ऊर्जा संरक्षण पर बच्चों आधारित है। क्लियर हो गया? अब बात ये आती है कि सर इतनी बातें तो हम लिख देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों जो मैंने यहां पर लिखी है। ये कई बार इसका ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है? ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हैं, ठीक है? ये दोनों ही बच्चों क्या हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हैं। ऑब्जेक्टिव, दोनों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं कि विभव का नियम किसे कहते हैं? तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को विभव का नियम कहते हैं। दूसरा बच्चों यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये दोनों नियम बनते हैं। अब एक बात यहां पर ये सोच रहे होंगे कि आप लोग इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें समझ रहे होंगे, ये क्या है ना? ये चीज कैसे क्या है? अलग चीज आ रही होगी मन में, है ना? तो इसको बच्चों हल करने का नियम है, कहो तो मैं यही बता दूं, यहीं पर मैं बता देता हूं। ध्यान से सीखना और मेरे प्यारे बच्चों आपको समझना है। पहली बात तो ये जो यहां आप अब हल कर रहे हो, इसको आप नियम में याद करो या ना याद करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये इस तरफ का पूरा नियम हो गया। और ये बच्चों एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, समझाने के लिए। ये मैंने क्या लिया है? एक एग्जाम्पल लिया है। तो आप इसको एग्जाम में लिख भी सकते हो अगर आपके पास समय है, और नहीं तो अगर 2 अंक में पूछा है तो नहीं लिखना। लेकिन अगर 5 अंक में आया है कि केवल किरचॉफ के नियमों की विस्तृत व्याख्या कीजिए, तो फिर ये भी लिखना और जो यहां पर लिख रहे हैं वो भी लिखना। इसीलिए बच्चों कहा जाता है हेडिंग पर बेस्ड, थ्योरी पर बेस्ड अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कभी भी रटे नहीं। बहुत सारे बच्चे हमसे कहा करते हैं कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिए जो एग्जाम में। अरे भैया मैं कहता हूं आप थ्योरी मजबूत करिए, आप कॉन्सेप्ट तो सीखिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आसमान से टपकेगा? जो बना देगा वो आप लिखोगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं मजबूत है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं मजबूत है, अभी नीट का एग्जाम आया, नीट का एग्जाम आया, फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था। क्यों टफ था? कि जिस लेवल के पीवाईक्यू, जिस लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए गए वो पीवाईक्यू बेस्ड थे, और पीवाईक्यू बेस्ड किसी का फॉलो ही नहीं किया है। एक से एक बड़े टीचर, पता कितना एलिगेशन लगे उन लोगों पर, टीचर्स पर। कह रहे थे कि मुझसे पढ़ाया हुआ 100 का 100% आएगा, एक क्वेश्चन बाहर आ जाए तो बता देना। एनटीए की औकात नहीं है कि हमारे पढ़ाए गए क्वेश्चन से बाहर बना दे। धराशायी हो गए, फ्लैट, माफी मांगनी पड़ी है बच्चों से। समझ रहे हो? तो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन वो सिर्फ परीक्षाओं पर बेस्ड है। ये नॉलेज तो दिमाग में हमेशा के लिए रही ना, ये शार्पनेस तो दिमाग को मजबूत करेगी ना। जो चीजें आप यहां दिमाग लगा के पढ़ोगे, जो थ्योरी में कॉन्सेप्ट को सीखोगे, वो तो आपके साथ हमेशा रहेगा ना। क्वेश्चन कैसा भी बनाएगा। और वही हाल देखना बच्चों, ये जो हुआ है नीट की परीक्षा, इसमें 720 का एग्जाम होता है। और इस बार हर साल, मतलब पिछले बार पता क्या हुआ था? 720 पाने वाले 100 सैकड़ों की संख्या में बच्चे पहुंच गए थे, टॉपर, सब टॉपर हो गए। इस बार इसलिए एनटीए ने किया भैया जाओ पीवाईक्यू ही नियम फॉलो करेंगे। अब आओ इसमें 720, आप 720 पहुंच के दिखाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि 700 प्लस बच्चे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वो वही बच्चे पहुंचेंगे जिनके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे, जिन्होंने कॉन्सेप्ट को पकड़ा था। और जब वहां फिजिक्स के 45 क्वेश्चन आए तो जो लोगों पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन हल कर रहे थे ना, उनकी हवा गुल हो गई। 4 क्वेश्चन बनाने में आफत आ गई है, 4 क्वेश्चन बनाने में। लेकिन वही क्वेश्चन बच्चे, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट पर मजबूत है, उन्होंने 30 प्लस क्वेश्चन बनाए होंगे, 30 प्लस क्वेश्चन हल करके आए होंगे, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट को सीखा था। भले टाइम लगा, ठीक है, टाइम लगा तो 45 क्वेश्चन नहीं बना पाए, 25-30 बनाए, टाइम लग गया थोड़ा। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को बिना सीखे सिर्फ क्वेश्चन पर बेस्ड अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो, तो ये कतई आपके लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा, लॉन्ग टर्म आपके साथ नहीं रहेगा। और मैं हमेशा ऐसा सिखाता हूं कि पढ़ो ऐसा जो पढ़ा सको।
पढ़ो ऐसा कि जो दूसरों को पढ़ा सको, दूसरों को सिखा सको। इन्हीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, इन्हीं पर बेस्ड आपके थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव 2 नंबर 5 अंक के। तो जब ये आपको याद है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, तो वो चीजें क्यों नहीं अच्छे से लिख पाओगे? चलो आओ, वो बात रही कि सर प्रश्नों को पूछने का तरीका तो अभ्यास कराओगे, उसके लिए समय है बच्चों, वो तो फिर कराना ही कराना है। लेकिन अभी से खाली क्वेश्चन रट रहे हो तो ये कहीं लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं सोच रहे हो। आप सिर्फ सोच रहे हो कि हमारी परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएं किसी तरह से, वो भी टॉपर बनने के लिए नहीं सोच रहे हो। टॉपर बनने वाला ऐसा काम नहीं करता है, वो क्वेश्चन बैंक लेकर के याद करता हो, वो पूरी थ्योरी पढ़ता है। थ्योरी में ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, सब कुछ है, पूरा नॉलेज है। अब बच्चों यहां पर वही चीज है कि इसको आपको एग्जाम्पल लिखना है, अगर 5 अंक में आएगा तो पूरा एग्जाम्पल। बच्चों एक चिन्ह परिपाटी लागू होती है, क्या चिन्ह परिपाटी? ये सर क्या है? चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार बच्चों मुझे यहां पर आपको कुछ सिखाना है। पहली बात, लूप में जब भी आप घूमोगे तो लूप में अपनी एक घूमने की दिशा निर्धारित करें। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला पॉइंट लूप, सबसे पहला पॉइंट आपका बच्चों ये रहेगा, पहला पॉइंट ये रहेगा, लूप में अपने चलने की दिशा निर्धारित करें। लूप में सर्वप्रथम, पहले क्या करना है? सर्वप्रथम लूप में अपने चलने की दिशा निर्धारित करें। अपने चलने की दिशा निर्धारित करें कि आप किस ओर चलेंगे, निर्धारित करें। और वो निर्धारित करेंगे मतलब 2 ही दिशाओं में चल सकते हैं, एक या तो बच्चों वामावर्त चल सकते हैं या आप दक्षिणावर्त चल सकते हैं, इसके अलावा और किसी भी तरह नहीं चल सकते। वामावर्त चल सकते हैं या दक्षिणावर्त चल सकते हैं, इन्हीं 2 में कोई एक दिशा में आप चल सकते हैं। तो सर्वप्रथम लूप में अपने चलने की दिशा निर्धारित करें। दूसरा स्टेप अब क्या है? अब दूसरे स्टेप को ध्यान से समझें। दूसरा स्टेप यह है बच्चों कि अगर आपके चलने की दिशा इस तरफ है, ठीक है, और परिपथ में धारा की दिशा भी इसी तरफ है, आपके सुनिए, परिपथ में धारा की दिशा भी इस तरफ है आई, और आपके चलने की दिशा भी यही है, ठीक है। ये बच्चों क्या है? धारा की दिशा, धारा की दिशा, और ये है आपके चलने की दिशा, चलने की दिशा, समझना, चलन की नहीं, चलने की दिशा। धारा की दिशा और आपके चलने की दिशा दोनों समान दिशा में हो, ठीक है। जब आप कोई भी, चाहे प्लस IR ले लेना चाहे माइनस IR, मैं दोनों तरह से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आप हो सकता है किताब में प्लस IR माने हो, लेकिन मैं माइनस IR ले रहा हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो जब धारा व चलने की दिशा समान हो, चलने की एक ही दिशा हो, एक दिशा हो तो V बराबर माइनस IR, ध्यान दो, माइनस IR लेते हैं, माइनस IR लेते हैं। विपरीत दिशा में हो, दोनों विपरीत हो, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो तो V बराबर प्लस IR लेते हैं, V बराबर प्लस IR लेते हैं। ये आप बात याद रख लो धारा के लिए। ये चीज किसके लिए है? प्रतिरोध में, इसमें है, ये प्रतिरोध में मैं बात कर रहा था, प्रतिरोध में, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अगले पॉइंट में बताता हूं, अगले पॉइंट में मैं बताता हूं। यदि बच्चों सेल के लिए हो, किसके लिए? सेलों में, सेलों में, सेलों में अगर आप बच्चों चल रहे हो इस दिशा में, ध्यान से देखो, अगर आप ये इस प्रकार से है, ठीक है, प्लस माइनस, अगर आपके चलने की दिशा ये है, ठीक है, तब माइनस E लेंगे। जब सेकंड में ये माइनस, ये प्लस, और आप चल रहे हो किधर? इस दिशा में। ये चलने की दिशा है, चलने की दिशा, तो आपके चलने की दिशा तो फिक्स है। आपके चलने की दिशा एक बार जो फिक्स हो गई वही रहेगी। लेकिन आपके चलने की दिशा में बच्चों क्या हो रहा है कि पहली बार में सेल ऐसा मिला, दूसरा सेल इस प्रकार से, माइनस इधर है, प्लस इधर है, तो जो लास्ट वाला है वही लोगे, प्लस E लेंगे। यहां पर माइनस E और यहां पर
प्लस ई लेंगे, याद रखिए, ऐसी स्थिति में प्लस ई लेंगे, याद रखोगे। अब आइए चित्र से हम लोग लूप हल कर लेते हैं। चित्र से लूप एक में क्या होगा, चलो लूप 1 व 2 बना लो। ये लूप बच्चों 1 हो गया, ये लूप 2 हो गया, और हम घूम रहे हैं कैसे, हम घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, इस प्रकार से क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज हम लोग घूम रहे हैं, ध्यान देना। तो हम लोग कहां से शुरुआत करें, इस बिंदु से शुरुआत करें। हम लोग कैसे घूम रहे हैं बच्चों, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये ऐसे, ध्यान दो। तो पहले हम इस बिंदु से यहां से शुरू होकर रहे हैं, चलेंगे। अब चलने के लिए पता क्या कर लो, एक गोलुआ बना लो, पहले प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूं। गोलुआ को बना लिया और इसके हाथ में है बच्चों एक टोकरी, ठीक है। शुरू में प्रैक्टिस के लिए गोलुआ यहां से चला और चलते आगे की ओर बढ़ा, जैसे ही बढ़ा तो ये सेल मिल गया। सेल में ये प्लस से जा रहा है माइनस की ओर। चलने की दिशा अपनी निर्धारित करो, क्या है, सर्वप्रथम लूप में चलने की दिशा निर्धारित करें। तो लूप में चलने की दिशा किरचॉफ सर ने कहा भाई निर्धारित कर लो, निर्धारित कर लिया। अब एक सेल मिल गया, तो सेल के सिरों का विभवांतर क्या लेना है, विभवांतर का मतलब यहां विद्युत वाहक बल लेना है, कितना है, E1 है, जो कि हम प्लस से जा रहे हैं माइनस की ओर। तो अगर बच्चों प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो आपको क्या लेना है, माइनस ही लेना है, मतलब ये हो जाएगा माइनस E1। आगे बढ़े गोलुआ ने E1 को उठा करके टोकरी में डाल लिया, गोलुआ फिर आगे बढ़ा, टक आगे बढ़ा, फिर ये मिल गया प्रतिरोध। गोलुआ को पता है जब पूरा चक्कर लगा के आएंगे तो हमको चॉकलेट मिलेगा, इसी टोकरी भर के। आगे बढ़ा, ये प्रतिरोध मिला। अब प्रतिरोध में अब देखो धारा किधर है, प्रतिरोध में धारा के चलने की दिशा किधर है, सेल में नहीं देखना है, सेल में तो प्लस और माइनस को देखना है, प्रतिरोध में धारा की दिशा को भी देखना है। धारा की दिशा किधर है, ये देखो धारा लौट करके ये यहां पर ऐसे जा रही, धारा की दिशा जा रही ना, धारा की दिशा इधर है ना, तो ये बच्चों धारा की दिशा यहां पर प्रतिरोध में इस दिशा में है, इस दिशा में, और आपके चलने की दिशा इस दिशा में है। तो प्रतिरोध और धारा की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तब आपका क्या लोगे, इसके सिरों का विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्या होता है, V = IR। और यहां पर मैंने बताया है दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, अर्थात बच्चों ये पॉइंट ये इस प्रकार से है कि प्रतिरोध में धारा जो है वो इस दिशा में है, धारा जो है वो इस दिशा में है, और आपके चलने की दिशा तो वही है, क्योंकि आपके चलने की दिशा निर्धारित है, आपके चलने की दिशा निर्धारित है, वो नहीं बदल रही है। धारा की दिशा इसमें इधर है, तो अगर विपरीत होगा तो क्या लेंगे बच्चों, V = IR लेंगे, है ना, वही चीज यहां पर देखो लिख दी है मैंने पहले ही। तो अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो यहां पर प्लस IR, मतलब धारा कितनी है I1 और प्रतिरोध कितना है R1, तो I1 R1 प्लस का लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़े, आप समझ लो ऐसे ही हल होंगे पूरे डेरिवेशन न्यूमेरिकल जो भी आएगा इसी तरह हल होगा। अब इससे बच्चों इस दूसरे वाले लूप में नहीं आ जाना, गलती मत करना, एक लूप जो बंद है पूरा परिपथ वही, यहां आ गए, ये प्रतिरोध मिल गया, पूरा किनारे चलना है, कभी बीच में नहीं चलना, किनारे आए तो ये प्रतिरोध मिल गया। अब इस प्रतिरोध में देखो हम चल रहे हैं इधर, धारा देखो इस प्रतिरोध में कहां चल रही, धारा I2 भी बच्चों इधर ही है, तो दोनों जब एक ही दिशा में तो -IR लेंगे, यहां पर बच्चों क्या -IR लेते हैं, तो -IR लेते हैं, तो माइनस ये धारा I2 और R2, तो -I2R2 आगे चलते हैं, आगे चले, ये सेल मिल गया। अब सेल में तो आपको देखना है कि आप किधर चल रहे हो, आप चल रहे हो सेल के माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर, तो अंतिम वाला लिया जाएगा प्लस का E2। आगे चले, पहुंच गए अपने प्रारंभिक बिंदु पर, घूमते अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाइए, फिर खत्म। एक लूप में जितने सेल लगे हुए थे, जितने प्रतिरोध लगे हुए थे, सभी के सिरों का विभवांतर आपने लिख लिया। ये कितना आएगा, प्लस का E2 लिख लीजिए यहां पर, प्लस का E2 बराबर सभी के विभवांतरों का योग बच्चों क्या, 0। बन गई एक इक्वेशन। अब इससे हल किया जा सकता है कुछ भी, E1 E2 के कुछ मान हो, I1 R2 के कुछ मान हो, रख करके हल कर लीजिए, वैल्यू आपको मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी। एक समीकरण बच्चों ये हो गया आपका। लूप 2 में आइए लूप 2 में हल कर लेते हैं। लूप 2 में बच्चों देखो, इसमें देखो आप, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज शुरू करो, एक कॉर्नर से शुरू करना है, जम घूमना है, ठीक है, आपको घूमना है, क्लॉकवाइज ही घूमो, कोई दिक्कत नहीं। आप चले इधर चले, माइनस की 2 होगा, क्योंकि आपके चलने की दिशा इधर है और उधर में प्लस के बाद माइनस टर्मिनल आ रहा है, -E2 होगा, साथ -E2 लिख दोगे, -2। लूप दो नीचे है, इसमें मैं चले आगे प्रतिरोध मिल गया, अरे वाह। अब प्रतिरोध में आप जा रहे हो इधर, धारा I2 आ रही इधर, प्रतिरोध में मतलब प्लस का होगा, और विभवांतर कितना होगा, I2R2 IR से, तो प्लस का I2R2।
फिर आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले, अरे ये प्रतिरोध मिल गया। इस प्रतिरोध में आप आ रहे हैं इधर, धारा जा रही इधर, आप आ रहे हैं इधर, धारा जा रही इधर, मतलब प्लस का लेंगे और प्लस का धारा और प्रतिरोध दोनों का गुणनफल विभवांतर वही तो होगा। तो I1 प्लस I2 R3, यहां धारा को ध्यान देना, प्लस का I1 प्लस I2 ये तो धारा है और इनटू का बच्चों प्रतिरोध R3 यही विभवांतर होगा। टोटल इनका योग बच्चों कितना, 0 हो गया, हो गया, सरल हो गया मेरे दोस्त, खत्म हो गया। ये इस तरह की इक्वेशन बनेंगी। अभी मैंने न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कराया है, हमने ये तरीका बताया है बच्चों कि किरचॉफ सर के नियम को हम किस प्रकार हल करेंगे। ये आपके रूल हैं, ये आपके बच्चों क्या है, रूल हैं, याद रखना। ये जो नियम बताए हैं याद कर लो, याद कर लो, एक एक छापू सुल्तान से कह रहा हूं, याद कर लो, वरना मेरे साथ हमेशा आप सभी को समझाने के लिए हमारे पास पिटाई कर देंगे आप सभी की। ओहो, समझ गए? अरे इतना प्रेम जो आप सभी से करते हैं तभी ये सब रखना पड़ता है। समझ में आई बच्चों बात? क्लियर? तो किरचॉफ के नियम को मुझे समझाना मेरा पहला उद्देश्य था और आज के लेक्चर में हमने ये चीज समझा दी है। अब बच्चों क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, आइए आप लोगों के लिए टीपीपी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? किसके संरक्षण पर आधारित है? जल्दी बताइए, ठीक है, हल करना आप लोग। दूसरा, किरचॉफ का द्वितीय नियम समझाइए। किरचॉफ का द्वितीय नियम समझाइए, पूरा लिखना, याद करना। द्वितीय नियम समझाइए, ये बच्चों आप पूरा लिखोगे और याद करोगे। दूसरा नियम, जो जो नियम बताए हैं वो तरीके भी आप याद करोगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? अब इसके बाद सर आगे बचता क्या है? अब बच्चों आपके थ्योरी वाले कुछ यंत्र बचे हैं। एक यंत्र बच्चों मीटर सेतु, मीटर सेतु ये आपका प्रैक्टिकल भी है। ये क्या है? प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल मीटर सेतु क्या होता है, मीटर ब्रिज क्या होता है। और इसके बाद बच्चों है व्हीट स्टोन सेतु, सॉरी इसके बाद क्या मतलब, मीटर सेतु किस पर बेस्ड है? व्हीट स्टोन सेतु पर बेस्ड है। व्हीट स्टोन सर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 4 प्रतिरोधों से सम्मिलित एक ऐसा युक्ति बनाई जिसमें अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज ये बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, उसी की सहायता से मीटर सेतु पढ़ेंगे। और दूसरा एक यंत्र पढ़ना है विभव मापी। क्या पढ़ना है? विभव मापी। और विभव मापी जो है बच्चों इससे लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। इससे क्या होता है बच्चों? लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है विभव मापी से कभी कभी। तो विभव मापी और, लेकिन ये दोनों क्या है? यंत्र है। इसमें कोई बहुत ज्यादा टिपिकल आपको पढ़ना नहीं है, कैलकुलेशन वाला बेस्ड, बस सिद्धांत है। विभव मापी जितना तार की लंबाई, विभव मापी के तार की लंबाई होती है उसका विभवांतर अनुक्रमानुपाती होता है, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तार की लंबाई के सिद्धांत पढ़ने। वैसे ही मीटर सेतु के लिए पी अपान में ये व्हीट स्टोन ब्रिज का संतुलन जो होता है क्या होता है? पी अपान में क्यू बराबर आर अपान में एस। इसी पर बेस्ड ये यंत्र है मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। तो ये 2 टॉपिक रह जाते हैं, इसके बाद कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, इन भी 2 टॉपिक को कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, ठीक है। डाउटलेस क्लास होनी चाहिए, डाउटलेस, ये चैप्टर पूरा होना चाहिए। डाउटलेस मतलब कोई डाउट नहीं। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।